नेक्स्ट जो है हमने एंडोक्राइन सिस्टम पहले हम देखेंगे बर्ड्स और मैमल्स के अलावा जो वर्टेब्रेट है उनका, और एंड पे हम बर्ड्स और मैमल्स का देखेंगे। तो हम देखते हैं कि फिर वो कह रहे हैं कि ये जो चैप्टर है इसमें ज़्यादातर फाइलोजेनेटिक अप्रोच जो है इस्तेमाल की गई है फॉर्म को और फंक्शन को बताने के लिए, एनिमल्स के अंदर उनकी एंडोक्राइन रेगुलेशन बताने के लिए उन वर्टेब्रेट्स में जो कि बर्ड और मैमल्स के अलावा हैं। फिर वो कह रही हैं कि जो बर्ड और मैमल्स हैं यानी कि इनके अलावा जो वर्टेब्रेट्स होते हैं उनका सिमिलर एंडोक्राइन सिस्टम होता है, तो हम कुछ डिफरेंसेस भी होती हैं। रिसेंट रिसर्चेस जाहिर करती हैं 3 तरह के एंडोक्राइनोलॉजी के एस्पेक्ट दैट रिलेट टू स्पीशी। अब वो कह रही हैं कि जो वर्टेब्रेट और बर्ड के अलावा बर्ड और मैमल के अलावा वर्टेब्रेट है उनमें वैसे तो वो मतलब कि आपस में मिलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के लिहाज से, तो हम कुछ डिफरेंसेस भी एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें अब हम देखेंगे। ठीक है। इसमें हम देखते हैं, तो फिर वो कह रहे हैं कि हार्मोन्स या फिर न्यूरोपेप्टाइड। पहला ये है कि हार्मोन या न्यूरोपेप्टाइड जिनका एक ही काम होता है मुख्तलिफ स्पीशी में। ठीक है, एक ही फंक्शन जो मुख्तलिफ स्पीशी में परफॉर्म हार्मोन्स कर रहे हैं, लाजमी नहीं है कि वो केमिकली भी आइडेंटिकल हो, मिलते हों। और कुछ हार्मोन्स स्पीशी स्पेसिफिक है फंक्शन के लिहाज से, यानी कि एक स्पीशी के अंदर वो ख़ास काम करेंगे, लाजमी नहीं है कि वो दूसरी स्पीशी के अंदर भी वही काम करें। और इसके अलावा कुछ हार्मोन जो एक स्पीशी में पैदा होते हैं वो दूसरी स्पीशी में भी वो काम कर सकते हैं, यानी कि फंक्शनल होते हैं। फिर वो कह रही हैं कि जो हार्मोन होता है एक स्पीशी का वो बिल्कुल मुख्तलिफ रिस्पॉन्स कराएगा उसी सेम टारगेट सेल या टिश्यू में किसी और स्पीशी में। ठीक है, यानी कि एक स्पीशी में वो एक टारगेट सेल में जो एक रिस्पॉन्स करा रहा है, दूसरी स्पीशी के अंदर जो है वो उसी टारगेट सेल या टिश्यू में डिफरेंट रिस्पॉन्स कराएगा। तो इस सारे में हमने क्या देखा, तो इस सारे में हमने देखा कि हार्मोन या न्यूरोपेप्टाइड यानी कि जो बर्ड और मैमल के अलावा हैं वो मिलते जुलते थे। हम कुछ डिफरेंसेस भी हैं जो कि हम देख लेते हैं। तो इसमें हमने देखा, पहला पॉइंट ये देखा कि हार्मोन्स जो कि यानी कि डिफरेंट स्पीशी के अंदर एक ही काम करें, लाजमी नहीं है कि वो केमिकली भी आइडेंटिकल हैं। और फिर उसके बाद हमने देखा कि कुछ ये फंक्शन के हवाले से स्पीशी स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि एक स्पीशी के अंदर एक ही काम कर रही होंगे, दूसरे के अंदर वो ये काम नहीं करेंगे। तो हम कुछ में ये फंक्शनल भी होते हैं दूसरों में, और लाजमी नहीं है कि एक टारगेट सेल में एक हार्मोन जो एक स्पीशी में काम कर रहा है दूसरी स्पीशी के टारगेट सेल में भी वो वही रिस्पॉन्स दे रहा हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि एग्जाम्पल जो फॉलो करती हैं इन 3 प्रिंसिपल को, और कंपैरेटिव सर्वे जो एंडोक्राइन फंक्शन का इन सिलेक्टेड वर्टेब्रेट में जो कि बर्ड और मैमल के अलावा वो हम देखेंगे। फिर वो कह रहे हैं कि जब ज़्यादा पुराने ग्रुप्स को वर्टेब्रेट के देखा जाता है, उन्हें उनका कंपैरिजन करते हैं नए वालों के साथ, तो एक जनरल टेंडेंसी सामने आती है कि जो ओल्डर ग्रुप्स हैं उनका यानी कि सिंपलर एंडोक्राइन सिस्टम है। मिसाल के तौर पर बहुत से हार्मोन जो कि मैमल्स में हैं वो, यानी कि मैमल वाले हार्मोन वो फिशेस के अंदर नहीं है। तो इसमें वो कह रही हैं कि पुराने वालों को नव वालों के साथ मिलाएं तो पुराने वालों का सिंपलर एंडोक्राइन सिस्टम में ये बात सामने आती है। फिर वो कह रही हैं कि कुछ हार्मोन जो कि मैमल्स में होते हैं फिशेस में नहीं होते। और फिशेस में हम देखें तो उसमें 2 रीजन है जो कि हार्मोन प्रोड्यूसर हैं, एक ब्रेन है और एक स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, फिर वो कह रही हैं कि जो दूसरे ग्लैंड हैं इनके अंदर वो यानी कि रूडिमेंट्री हैं, वो इतने हार्मोन पैदा नहीं करते। ठीक है, रूडिमेंट्री यानी कि वो अपना काम परफॉर्म नहीं करते, हार्मोन पैदा नहीं करते, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड करता है। ठीक है, तो इन पे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वो रीजन है जहाँ से हार्मोन पैदा होती हैं। फिर वो कह रही हैं कि जा वाली फिशेस में हम देखें तो 3 रीजन्स हैं जो कि न्यूरोपेप्टाइड पैदा करती हैं, 2 ब्रेन में एक स्पाइनल कॉर्ड में है। अब उनमें जो 2 ब्रेन में, एक पाइनियल ग्लैंड है एपिथैलेमस का, और एक जो है प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई है हाइपोथैलेमस का। ठीक है, यानी कि हाइपोथैलेमस का जो ऊपर वाला रीजन है एपिथैलेमस उसमें पाइनियल ग्लैंड होंगे, और उसका जो नीचे वाला रीजन हाइपोथैलेमस उसमें प्रीऑप्टिक ग्लैंड है। ये वो जगह हैं जहाँ से ब्रेन में हार्मोन खारिज होंगे। पाइनियल ग्लैंड जो है ये न्यूरोपेप्टाइड पैदा करता है जो कि पिगमेंटेशन को मुतासिर करते हैं और रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी को जो रोकते हैं। ये दोनों जो है लाइट से स्टिमुलेट कर होते हैं। फिर वो कह रही हैं कि एक हार्मोन जो कि पाइनियल ग्लैंड पैदा करता है जो कि मेलाटोनिन है, ठीक है, जो कि मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, ये सिंक्रोनाइज करता है उनकी बॉडी एक्टिविटी को डे लेंथ के साथ। तो इस सारे में हमने देखा कि फिशेस के अंदर बाकी चीज़ें जो है ग्लैंड्स रूडिमेंट्री हैं, 2 जगह हार्मोन पैदा करने वाली, एक ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन में 2 जगह होती हैं, एपिथैलेमस में उनके पाइनियल ग्लैंड होगा, हाइपोथैलेमस में प्रीऑप्टिक न्यूक्लियाई होंगे। तो जो पाइनियल ग्लैंड होता है वो एक तो न्यूरोपेप्टाइड खारिज करता है जो कि पिगमेंटेशन कराती हैं और रिप्रोडक्टिव साइकिल को रखती हैं, और ये मतलब कि लाइट से मुतासिर होती हैं, और एक जो है वो मेलाटोनिन पैदा करती हैं जो कि मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, जो कि सिंक्रोनाइज कराता है इन एक्टिविटीज़ को डे लेंथ के साथ।
फिर वो कह रहे हैं कि ये जो है इसके ब्रॉड मेलाटोनिन के ब्रॉड इफेक्ट है बॉडी मेटाबॉलिज्म पे सिंक्रोनाइज करता है एक्टिविटी पैटर्न को लाइट की इंटेंसिटी और डे लेंथ के साथ। फिर वो कह रहे हैं कि जो प्रियोप्टिक न्यूक्लियाई होते हैं ये न्यूरोपेप्टाइड पैदा करते हैं जो कि मुख्तलिफ फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि ग्रोथ, स्लीप, लोकोमोशन। फिर वो कह रही हैं कि थर्ड मेजर रीजन जो है फिशेस का जो कि न्यूरोपेप्टाइड का फंक्शन का जो फंक्शन करता है वो यूरोफाइसिस है। ये डिस्क्रीट स्ट्रक्चर है स्पाइनल कॉर्ड में, टेल में होता है स्पाइनल कॉर्ड की। यूरोफाइसिस जो है न्यूरोपेप्टाइड पैदा करता है जो कि पानी के बैलेंस को, आयन के बैलेंस को, ब्लड प्रेशर को और स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करते हैं। फिर वो कह रही है इन फंक्शन के अलावा बहुत कम पता है इनके फंक्शंस के बारे में, और जो है सिग्निफिकेंस है कि क्यों ये ज़्यादा कम्प्लेक्स, इस बात की सिग्निफिकेंस है कि ज़्यादा कम्प्लेक्स वर्टेब्रेट्स में ये एब्सेंट है। तो मेलाटोनिन बॉडी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, उनकी एक्टिविटीज़ को यानी कि सिंक्रोनाइज करता है डे लेंथ के साथ। और फिर उसके बाद प्रीऑप्टिक न्यूक्लियाई जो है ये मतलब कि न्यूरोपेप्टाइड रिलीज़ करता है जो कि स्लीप, लोकोमोशन और ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। फिर वो कह रही हैं कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर यूरोफाइसिस का रीजन होता है स्पाइनल कॉर्ड की टेल में। अब ये जो न्यूरोपेप्टाइड्स रिलीज़ करेगा वो वाटर और आयन बैलेंस को, ब्लड प्रेशर को, ठीक है, पानी और आयन के बैलेंस को, ब्लड प्रेशर को और स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि बहुत कम पता है इनके फंक्शंस का, और कम्प्लेक्स वर्टेब्रेट्स में तो ये है ही नहीं, और इस चीज़ की काफ़ी सिग्निफिकेंस है कि क्यों नहीं है, इस पर बहुत सी रिसर्चेज होती हैं। फिर वो कह रहे हैं कि बहुत सी फिशेज़ में, एम्फीबियन में और रेप्टाइल्स में, ठीक है, मेलाटोनिन जो कि पाइनियल ग्लैंड से रिलीज़ होता है वो मेलाटोनिन वेरिएशन को कंट्रोल करता है स्किन कलर में। जब इस हार्मोन को जो एक स्पीशी से पैदा हुआ है जब उसे दूसरी स्पीशी में डालेंगे तो ये ड्रामेटिक यानी कि बड़ी बड़ी कलर चेंजेस कराएगा। इस किस्म का एक्सपेरिमेंट जाहिर करता है कि कुछ हार्मोन्स का कि क्लोज केमिकल सिमिलैरिटी है उनकी, यानी कि एवोल्यूशन के लिहाज से उनमें डिफरेंसेस होने के बावजूद फिर भी सिमिलैरिटी है उन एनिमल्स के दरमियान जो इन्हें पैदा करते हैं। दूसरी मिसाल जो है हार्मोन प्रोलैक्टिन, पहले मेलाटोनिन का हम देखने फिर प्रोलैक्टिन की तरफ जाते हैं। तो फिश, एम्फीबियन और रेप्टाइल जो हैं उनमें क्या होता है कि मेलाटोनिन होता है जो कि कलर चेंजेस को कंट्रोल करता है, और जब ये एक स्पीशी से पैदा हुआ है इसे आप दूसरी स्पीशी में डालते हैं तो ड्रामेटिक कलर चेंजेस आते हैं। इससे ज़ाहिर होता है कि एवोल्यूशनरी लिहाज से डिफरेंसेस और डिस्टेंस होने के बावजूद इनमें काफ़ी सिमिलैरिटी है इन हार्मोन्स के अंदर, ठीक है, और ये पाइनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन रिलीज़ होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में। अब ये प्रोलैक्टिन पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है, ये रिप्रोडक्टिव माइग्रेशंस कराता है बहुत से एनिमल्स में, यानी कि जैसे सैलमेंडर पानी में चले जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। प्रोलैक्टिन जो है ब्रूडिंग बिहेवियर कराता है, ब्रूडिंग बिहेवियर यानी कि जो इंक्यूबेशन, अंडे को गर्मी देते हैं ताकि उसमें से बच्चा निकला, तो ये वो बिहेवियर कराता है कुछ फिशेस में, ब्रूडिंग बिहेवियर कराता है कुछ फिशेस के अंदर। और इसके अलावा ये पानी और साल्ट के बैलेंस को भी कंट्रोल करता है, और ये ज़रूरी है साल्ट वाटर फिशेस के लिए जो कि स्पानिंग के लिए, अंडे देने के लिए फ्रेश वाटर में जाती हैं। अब जो फीमेल होगी वो ज़ाहिर एग रिलीज़ करेगी, मेल स्पर्म रिलीज़ करेगा, तो ये जो है उनका स्पानिंग बिहेवियर होता है, ठीक है, ये पानी में यानी कि रिलीज़ करते हैं। तो इस सारे में हमने क्या देखा, तो एक तो ये प्रोलैक्टिन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है ये रिप्रोडक्टिव माइग्रेशन कराता है जैसे सैलमेंडर पानी में चला जाता है, और दूसरा ये ब्रूडिंग बिहेवियर यानी कि वो पेरेंट अंडे पर बैठता है, उसे कुछ टेम्परेचर मिलता है और उसमें से फिर बच्चा निकलता है, ठीक है, ये ब्रूडिंग बिहेवियर कराता है, पानी और साल्ट का वाटर आयन बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसके अलावा जैसा कि हमने देख, और इसके अलावा मतलब कि ये ज़रूरी है जैसा कि यानी कि जो साल्ट वाटर फिशेस होती हैं वो फ्रेश वाटर में स्पानिंग के लिए जाती हैं, यानी कि पानी के अंदर जो गिमिट से रिलीज़ करते हैं इस चीज़ को स्पानिंग कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को प्रोडक्टिन कंट्रोल करते हैं, किन किन चीज़ों को, स्पानिंग, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, वाटर आयन बैलेंस, ठीक है, ठीक है, वाटर और साल्ट का बैलेंस, ठीक है, और ब्रूडिंग, ठीक है, स्पानिंग, ब्रूडिंग, रिप्रोडक्टिव माइग्रेशन और वाटर और साल्ट का बैलेंस, ये चार चीज़ें प्रोलैक्टिन कंट्रोल कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, उसके बाद वो कह रहे हैं कि एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो जो थायराइड ग्लैंड अर्लीस्ट वर्टेब्रेट्स में थे उनके बारे में कहा जाता है कि भाई पाउच लाइक, पाउच मतलब कि पाउच जैसे होते हैं हमारे जिसमें पेन वगैरह रखते हैं, पाउच लाइक स्ट्रक्चर से है जिसे एंडोस्टाइल कहती हैं। अब ये एंडोस्टाइल क्या क्या होता है या क्या था, ये वो होता है जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के फ्रंट पर होता है और फूड पार्टिकल को ये उसमें भेजता है। इससे ज़ाहिर होता है कि क्यों थायराइड ग्लैंड नेक में है और वेंट्रल साइड पे फेरेंक्स की है, ठीक है, सारे वर्टेब्रेट में। फिर वो कह रही हैं कि किस तरह से ये फीडिंग मैकेनिज्म एक एंडोक्राइन ग्लैंड में बदला, ठीक है। फिर वो कह रही हैं कि एक पॉसिबल हाइपोथेसिस ये है कि जैसे डेवलपिंग पाउच ने यानी कि अपने सारे कनेक्शन फेरेंक्स के साथ खो दिए,
तो इसमें हम देख रहे हैं कि एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव ज़ाहिर करता है कि थायराइड ग्लैंड जो वर्टेब्रेट यानी कि वर्टेब्रेट के अंदर थायराइड ग्लैंड जो है वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर एंडोस्टाइल से आई हैं, जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक के स्टार्ट में होता है, फूड पार्टिकल को वहाँ पर कैरी करता है। फिर वो कह रही हैं कि क्या हुआ, किस तरह से, यानी कि फीडिंग मैकेनिज्म था एंडोक्राइन सिस्टम में चेंज हुआ। तो एक हाइपोथेसिस तो ये है कि अब इसी चीज़ से ज़ाहिर होता है कि क्यों ये थायराइड ग्लैंड जो है मतलब फेरिंग्स के वेंट्रल रीजन में, नेक रीजन में है, क्योंकि वो एंडोस्टाइल से आया। तो एक इसका ये है कि जब उसने सारे कनेक्शन एंडोस्टाइल ने फेरिंग्स के साथ लॉस कर दिए, तो फिर क्या हुआ कि वो डाइजेस्टिव सिस्टम से इंडिपेंडेंट हो गया, फंक्शनली स्ट्रक्चरली दोनों लिहाज से। उसके नतीजे में क्या हुआ कि एक नॉवल स्ट्रक्चर जो है इस एंसेस्ट्रल स्ट्रक्चर से आया, जिसका अनरिलेटेड यानी कि इनसे रिलेटेड नहीं था, एक अनरिलेटेड फंक्शन था। फिर वो कह रही हैं कि जो थायराइड ग्लैंड की शेप होती है वो वेरी करती है वर्टेब्रेट्स में। ये सिंगल स्ट्रक्चर भी हो सकता है जैसे कि फिशेस, रेप्टाइल्स और मैमल्स में होता है, और ये बहुत से लोब्स की शक्ल में भी हो सकता है। मेजर हार्मोन जो ये पैदा करता है वो थायरॉक्सिन T4 और ट्राईआयोडोथायरोनिन T3 है, जो कि मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, ग्रोथ और टिश्यू की डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करती हैं वर्टेब्रेट्स के अंदर। तो इस सारे में हमने क्या देखा, तो फिर क्या हुआ कि ये स्ट्रक्चरली और फंक्शनली मतलब फिर जब इसने सारे कनेक्शन फेरिंग्स के साथ ख़त्म कर दिए, तो फिर ये डाइजेस्टिव सिस्टम से अलग हो गया। और ये जो फिर एंडोस्टाइल था, एक नॉवल सा अजीब सा स्ट्रक्चर जो है मतलब क्या रहा, इस वजह से थायराइड ग्लैंड कहते हैं। अब ये वर्टेब्रेट में इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, इसके डिफरेंट लोब्स भी हो सकती हैं, और ये ऐसा भी हो सकता है कि सिंगल स्ट्रक्चर ये फिश, रेप्टाइल और मैमल्स में होता है। ठीक है। फिर वो कह रही कि मेजर हार्मोन जो ये पैदा करता है थायरॉक्सिन T3 और T4 और ट्राईआयोडोथायरोनिन T3 होता है, ये मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, ठीक है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, ग्रोथ को कंट्रोल करता है और टिश्यू डिफरेंशिएशन को। फिर वो कह रहे हैं कि सेम हार्मोन मुख्तलिफ वर्टेब्रेट्स के अंदर जो है वो रेगुलेट कर सकता है, रिलेटेड यानी कि मुतलका लेकिन डिफरेंट फंक्शन। फिर वो कह रही हैं कि जो हार्मोन थायरॉक्सिन और ट्रायोडिन जो है इसकी बेहतरीन मिसाल है कि किस तरह से ये रिलेटेड लेकिन डिफरेंट प्रोसेसेस को रेगुलेट करेंगे। ठीक है। फिर वो कह रही है कि हार्मोन थायरॉक्सिन और ट्राईआयोडोथायरोनिन यानी कि T3 और T4 इसकी मिसाल है। फिर वो कह रही है कि मिसाल के तौर पर बहुत से एनिमल्स में थायरॉक्सिन T3 और T4 जो होते हैं ये सारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। एम्फीबियन में ये अहम किरदार अदा करते हैं, मेटामॉर्फोसिस में ख़ास तौर पर टाइम चेंजेस जो हैं यानी कि जो चेंजेस आती हैं मिकदार में इन हार्मोन की, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन और ट्राईआयोडोथायरोनिन, तो ये मेटामॉर्फोसिस को इसकी मिकदार जो है कंट्रोल करती है। शेप चेंज का फिनोमिना जो हो रहा होता है फ्रॉग में, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से कोकोन और कोकोन से अडल्ट। फिर वो कह रही है कि लो T3 और T4 होगा और हाई प्रोलैक्टिन होगा, तो इससे क्या होगा। फिर वो कह रहे हैं कि मुख्तलिफ वर्टेब्रेट के अंदर रिलेटेड लेकिन डिफरेंट प्रोसेसेस एक ही हार्मोन कंट्रोल कर रहे हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल T3 और T4 है, ये मिलकर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती हैं। एम्फीबियन के अंदर फिर देखा जाए तो थायरॉक्सिन, प्रोलैक्टिन, T3, T4 ये यानी कि सारे मिलकर जो है मेटामॉर्फोसिस को इनकी मिकदारें कंट्रोल कर रही होती हैं। जब T3 और T4 ज़्यादा होगा और यानी कि प्रोलैक्टिन नहीं होगा, या फिर T3 और T4 कम होगा और प्रोलैक्टिन ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, तो इससे ये होगा कि जो यंग टेडपोल हैं, लार्वा ग्रोथ उनके अंदर होगी, वो उससे स्टिमुलेट होगी और ये मेटामॉर्फोसिस से बचाएगा। ठीक है, मतलब बस लार्वा की ग्रोथ होती रहेगी, शेप चेंज उसकी नहीं होगी, मेटामॉर्फोसिस नहीं होगी। फिर वो कह रहे हैं कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड जैसे ही आएंगे उस ग्रोइंग टेडपोल के अंदर, तो हाइपोथैलेमस रिलीजिंग थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज़ होगा। इनकी रिलीज़ से पिट्यूटरी ग्लैंड जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ कराएगा, प्रोलैक्टिन की प्रोडक्शन बंद हो जाएगी, थायरॉक्सिन और T3 और T4 ज़्यादा हो जाएंगे, जिससे मेटामॉर्फोसिस यानी कि शेप चेंज का फिनोमेना शुरू हो जाएगा। टेल उनके अंदर रीअब्सॉर्ब हो जाएगी और दूसरी मेटामॉर्फिक चेंजेस इसके साथ ही होंगी। फिर वो कह रही हैं कि जा रखने वाली फिशेस और जो पुराने टेट्रापोड हैं उनके अंदर स्मॉल अल्टीमोब्रांकियल ग्लैंड हो, ये हम बाद में देखेंगे, पहले ऊपर वाला देख लें। तो इस सारे में हमने क्या देखा कि जो हमारे पास यंग टेडपोल होते हैं, जब उनमें प्रोलैक्टिन ज़्यादा T3 T4 कम है, तो जाहिर सी बात है कि उनके अंदर लार्वा की ग्रोथ होगी, मेटामॉर्फोसिस नहीं होगी। फिर जब यानी कि लार्वा डेवलप होगा, उसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होंगे, ठीक है, हाइपोथैलेमस से, जो कि फिर यानी कि रिलीज़ कराएंगे T3 T4, और फिर जब T3 T4 रिलीज़ होंगे तो फिर इससे क्या होगा कि मेटामॉर्फोसिस शुरू हो जाएगी, टेल रीअब्जॉर्प्शन, बाकी चीज़ें होंगी और मेटामॉर्फोसिस स्टार्ट।
फिर वो कह रहे हैं कि जा वाली फिशेस में और जो पुराने टेट्रापोड्स हैं, 4 पाँव वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, जैसा कि वो होती है फ्रोग होती हैं, नुरान होती हैं, तो उनके अंदर बहुत से छोटे अल्टीमो ब्रांकियल ग्लैंड होती हैं जो कि उनके वेंट्रल यानी कि नेक वाले रीजन से इसोफिगस के अलोंग फैले हुए होते हैं। ये ग्लैंड जो है एक हार्मोन रिलीज़ करती हैं, जिसका नाम होता है कैल्सिटोनिन, जो कि ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को मेंटेन करेगा। और फिर वो कह रही हैं कि छोटे एंडोक्राइन सेल्स जो होती हैं जिन्हें क्रोमैफिन टिश्यू कहते हैं, या फिर जो ग्लैंड होते हैं एड्रीनल ग्लैंड, क्रोमैफिन टिश्यू और एड्रीनल ग्लैंड जो कि किडनीज़ के साथ होते हैं, ये वर्टेब्रेट को स्ट्रेसफुल इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार करते हैं। ये जो टिश्यूज़ होते हैं और ये जो ग्लैंड होते हैं 2 हार्मोन पैदा करती हैं, एपिनेफ्रिन या एड्रीनालिन और नॉर एपिनेफ्रिन नॉर एड्रीनालिन, जो कि वेजो कंस्ट्रक्शन का सबब बनेंगी, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट रेट में चेंज आएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होगा और ये फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए बॉडी को तैयार करेंगे। तो सारे में हमने क्या देखा, तो इस सारे में हमने देखा कि जो जा रखने वाली फिशेस हैं और जो प्रिमिटिव टेट्रापोड हैं उनके अंदर क्या होता है कि स्मॉल अल्टीमो ब्रांकियल ग्लैंड होते हैं जो कैल्सिटोनिन रिलीज़ करते हैं, जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखता है। और फिर वो कह रही हैं कि इनमें जो एड्रीनल ग्लैंड होते हैं और कुछ स्मॉल एंडोक्राइन सेल होते हैं जिसे क्रोमैफिन टिश्यू कहते हैं। अब ये जो होते हैं ये स्ट्रेसफुल कंडीशन के लिए तैयार करने वाले हार्मोन रिलीज़ करते हैं, जिससे वेजो कंस्ट्रक्शन होती है, यानी कि नालियाँ सूख जाती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट रेट में चेंज आता है, हार्ट रेट यानी कि हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, तो ये फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए तैयार करती है। ठीक है, तो ये सारा हमने इसमें देखा। तो ये हमारा एंड हो गया। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।